जिले को जो भी कुछ दिया वो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है और किसी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, चाहे वो समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मेरी प्रायोरिटी पे जो मैं करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर मुझे यहाँ से ताकत मिलती है तो जो हमारा दनकौर ब्लॉक है, जेवर ब्लॉक, दनकौर ब्लॉक 2 ब्लॉक है, मैं इस दनकौर ब्लॉक को जो एक पहचान हुआ करती थी दनकौर ब्लॉक के लोगों की, उसे वापस लाने का। देखिए, बरसात की आज भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अगर कोई 2 व्हीलर पे भी जाता तो लड़खड़ाते हुए जाता, ये स्थिति इन्होंने कर रखी है। सड़क पे जो रोड बनती है उसके लिए आप 5 साल जनप्रतिनिधि यहाँ से रहे, जनता ने आपको चुना, वो भी आपने ठीक नहीं करा। नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज के चुनावी यात्रा में स्वागत है आप सभी का। आज के इस ग्रैंडो की चुनावी यात्रा में हम आए हुए हैं जेवर विधानसभा में, और आज की इस चुनावी यात्रा में हमारे साथ जो शख्स मौजूद होंगे उनका परिचय ये है कि छात्र राजनीति से दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से इनकी शुरुआत हुई। 2000 ईस्वी में छात्र संघ के चुनाव में रामजस कॉलेज से जनरल सेक्रेटरी चुने गए। 2002 के चुनाव में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा। इनकी सामाजिक और पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है वो किसानों के लिए हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। साथ ही जो ऊंच नीच की जो भेदभाव की भावना होती है उसे लेकर के हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। इनका नाम है नरेंद्र डाढ़ा। नरेंद्र डाढ़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। धन्यवाद रोहित जी। मेरा पूरा नाम नरेंद्र भाटी डाढ़ा है और मैं यहाँ डाढ़ा गांव से संबंध रखता हूँ। मेरा गांव जेवर विधानसभा में पड़ता है। जी भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। और आज हमारा आपसे बातचीत का मुख्य उद्देश्य होगा कि हमारे जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, वो आपके बारे में विस्तार से जान सके। वो आप जिस राजनीतिक दल के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, आपके एजेंडे क्या हैं, आपके दल ने अब तक क्या किया है, ये जानने का हमारा उद्देश्य होगा। तो पहला सवाल मेरा जो है आपसे वो यही है, आप अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताएं। आप अपने उस आदर्श व्यक्ति के बारे में बताएं जिनसे प्रेरित होकर आप इस सामाजिक कार्य में, राजनीति के क्षेत्र में आए। देखिए रोहित जी, मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, मैं यहीं डाढ़ा गांव में, ग्रामीण अंचल से हम लोग आते हैं, मैं डाढ़ा गांव में ही पढ़ा। यहाँ प्राइमरी स्कूल था, उससे मैंने शिक्षा ग्रहण करी प्राइमरी स्कूल की। उसके बाद मैंने अपने यहाँ कासना स्कूल है अमीचंद, उससे मैंने जो है 6th की। उसके बाद मैंने 8th क्लास लड़पुरा गांव से की। तो मेरा यहीं ग्रामीण जो स्थानीय स्कूल्स हैं उनमें मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय वहाँ चला गया दिल्ली। वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से की। और मैं वहाँ से, जब मैं वहाँ कॉलेज में था तो मैंने यहाँ पे देखा था, हम जब पढ़ते थे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं था, ना यहाँ पे कॉलेजेस अच्छे थे, ना इंस्टीट्यूट अच्छे थे, ना कोई रोज़गार को लेकर कोई फैसिलिटीज़ थी। और यहाँ पे जो सड़कें थी पूरी तरह से उनकी दुर्गति होती थी। हमें जो आने के लिए कासना से, मुझे अपने गांव के आने के लिए जो कच्चे रास्ते होते थे, हम उन रास्तों से आते थे। बहुत कीचड़ रहता, बहुत गंदगी रहती थी वहाँ पे। तो मेरे जो परिवार के लोग थे, इससे पहले मैं आपको परिवार के बारे में बताऊं, जो मेरे दादाजी थे महाशय लायकराम जी, वो समाज के लिए ही काम करते रहते थे। जो छुआछूत का जो लोगों में उस टाइम पे होता था, उस भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। समाज में एक नई जागृति लाने का काम मेरे जो बाबा जी ने किया, दादाजी ने किया। उसके बाद मैं वो उनको महाशय जी के नाम से वो फेमस थे। उसके बाद मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी पूरे समाज में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय रहे और पूरा परिवार मेरा सामाजिक रहा यहाँ पे। उसके बाद मेरे बड़े भाई वीरेंद्र डाढ़ा जी, यहाँ से पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने काफ़ी, जब उस टाइम पे स्थिति ये थी, विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं होती थी। यहाँ पे पुलिस का तांडव होता था पूरी तरह से। जो अधिकारी होते थे उनको एक मुख्यमंत्री की तरह वो यहाँ पे ट्रीट करते थे। रोजगार ही कोई सुनने वाला नहीं था, इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे नहीं थी। तो उस टाइम पे उन्होंने संघर्ष किया। जो NPCL थी, जो किसानों को टाइम पे बिजली नहीं मिलती थी, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, वो लड़े। और उससे ही उन्होंने जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। उनके अंदर था जज्बा कि जो गलत करता था उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। उन्होंने कई बार वो जेल भी गए। उनका कोई व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं था, केवल जो लोगों की, आम लोगों की, किसानों की जो विषय थे उसको लेके कई बार गए। और उनको सरकार ने, उनको जो शासन प्रशासन ने भी उनको कई बार उनको ऐसे ही रिलीज भी किया कि भाई ये ठीक है, केस भी वापस लिए, क्योंकि वो किसानों के हक के लिए और आम जन के जो
सुविधाएं थी उनके लिए वो लड़ाई इसके लड़ते लिए थे। वो लड़ाई लड़ते थे। आप अपने प्रेरणा स्रोत के बारे में बताएं कि आपको प्रेरणा, क्योंकि जो कहानियां आती हैं उसके बारे में आपसे सुनना चाहते हैं देखिए, दर्शक कि आपको प्रेरणा किनसे निश्चित मिली? रूप से मुझे जो प्रेरणा मिली मेरे जो बड़े भाई वीरेंद्र टाढ़ा जी से मिली। वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है। आज मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ, आज समाज में जा रहा हूँ, वो मेरे परिवार की वजह रही। राजनीति में हूँ, वो मेरे बड़े भाई वीरेंद्र टाढ़ा की वजह है। मेरा परिवार काफ़ी लंबे टाइम से समाज में सक्रिय है। 30 साल से मेरे जो परिवार के लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं और जनता ने उन्हें प्यार भी दिया है। वो 2000 में यहाँ से जिला पंचायत सदस्य लड़े और जीते। फिर उसके बाद ये जिला पंचायत के मेरे बड़े भाई यहाँ से जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। उनसे वो मेरी प्रेरणा है और मेरी बहुत बड़ी ताकत है, और उनकी ताकत मेरे साथ है। सब जो मेरे समाज के लोग हैं उनका प्यार हमारे परिवार पे, हम पे रहा है, वो प्यार हमारा बना रहे। आपसे अगला सवाल जो मेरा है वो ये है कि गौतम बुद्ध नगर को एक समय पे मायावती जी का गढ़ माना जाता था, और आज स्थिति ये है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 विधानसभा हैं, नोएडा, जेवर और दादरी, लेकिन आपको, और साथ ही लोकसभा। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो कोई भी जनप्रतिनिधि जो है निर्वाचित होकर के बसपा से नहीं गया है। मेरा सवाल है आपसे ये है कि आखिर इस गढ़ को बचाने की क्या रणनीति है, और अभी तक के इस गढ़ को, जो गौतम बुद्ध नगर को गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ को बसपा ने क्या दिया है और आगे की क्या रणनीति है बचाने की? देखिए रोहित जी, जो भी इस जिले, इस सवाल में 2 सवाल हैं जी। इस जिले को जो भी कुछ दिया वो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है, और किसी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। चाहे वो समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उन्होंने इस जिले को कुछ नहीं दिया है। अगर मैं कहता हूँ दावे के साथ, बसपा ने क्या क्या दिया वो आप हमारे दर्शकों को बसपा ने तो यहाँ बहुत कुछ करा। देखिए, शिक्षा की वहाँ व्यवस्था नहीं थी, हमारी बहन बेटियाँ बहुत दूर जाती थी पढ़ाई करने। आज यहीं कांसना में पास में गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। बिल्कुल, जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है GVU, वो दिल्ली NCR का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। आप एक बार जाकर जरूर देखें। विश्व स्तरीय तरीके से जो पैरामीटर है इंटरनेशनल एजुकेशन के, उसके आधार पर तैयार किया गया, उसकी नींव रखी गई है। बिल्कुल, वहाँ पे दिया। आप जो काशीराम हॉस्पिटल थी, जिसका नाम इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनकी मानसिकता नहीं थी। वो मान्यवर काशीराम जी के नाम, काशीराम हॉस्पिटल के नाम से फेमस थी। लोग अभी भी उसी नाम से पुकारते हैं। इन्होंने चाहे उसका नाम जिम्स रख दिया हो, तो एक ऐसी हॉस्पिटल दी यहाँ पे जो कि सही में एम्स को टक्कर देती है। इतनी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे थी और बहुत फ्री में इलाज होता था। 1 रुपये पर्ची कटती थी बहन जी के शासनकाल में। वो काम बहन जी ने अपने जो 2007 से और 12 का जो उनका शासनकाल है उसमें करा दिया। 5 साल में हॉस्पिटल भी बना दी वहाँ पे, बालक बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना की, बुद्धा सर्किट बनाया, नोएडा एक्सप्रेस वे बनाया जो नोएडा से आगरे को जोड़ता है। ये सब कुछ बहन कुमारी मायावती जी की देन थी। जो सड़कों की स्थिति बड़ी बदहाल हुआ करती थी, लोग पैदल चलते हुए डरते थे। आज वहाँ पे देखिए आप, सड़कों की स्थिति जो आज बेस्ट हुई है, जो आज बहुत बढ़िया बनी हुई है। आज लोग सिंगापुर से तुलना करते हैं, और कई दूसरी पार्टियों के नेता इसको बताते हैं कि तो 50 से 60 साल आगे हो, ग्रेटर नोएडा पहुँच गया। वो केवल बहन कुमारी मायावती जी की देन है। उन्होंने हर व्यवस्था को यहाँ पर ठीक कराया, कानून का राज स्थापित किया, और इन भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा लोगों ने जो यहाँ पर जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि, कोई एक नया काम नहीं किया। अच्छा, अब उस पे आएंगे हम लोग, विस्तार से आएंगे। आपने बताया कि जिम्स की स्थापना जो है, जो पहले में काशीराम अस्पताल था, ये प्रोफाइल है, आप इसको देखिए। हमारी बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुए काम है, मैं आपको दे देता हूँ। गौतम बुद्ध नगर जिले में, गौतम बुद्ध नगर जिले में जो कराया, पंसी बालक इंटर कॉलेज, आप बता सकते हैं, बताइए। मैं आपको बताऊं, देखो बहुत सारी, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है रोहित जी, जो गौतम बुद्ध नगर जिला बनाया, जो आज पहचान है हमारी, वो बहन कुमारी मायावती जी की देन है। जो हमें पहचान देने का काम किया। आज सारे जो शासन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठते हैं, हम आराम से अपनी बात कह सकते हैं, तो वो बहन कुमारी मायावती जी की देन है। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया भाई, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया भाई। हॉस्पिटल्स की, मेडिकल के क्षेत्र में जो काम किया बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ। आज यहाँ पे जो बहुत सारे, जो बिजली नहीं आती थी, किसान बहुत परेशान रहते थे, बिजली की व्यवस्था कराई बहन कुमारी मायावती जी ने कराई, बहुत सुचारू रूप से चलती थी। जो सड़कों की स्थिति बदहाल हुआ करती थी, उसकी व्यवस्था अगर कराई, जो आज सड़कें बनी, जो आज बनी हुई है, आप देखिए। लोग कहते हैं कि हम तो विदेश में आ गए, वो बहन कुमारी मायावती जी की देन है।
चलिए, मैं ये सच्चाई है कि बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर काम किया, लेकिन आज ऐसी स्थिति क्यों है और इस स्थिति से निपटने की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? देखिए, 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें हमारे जो सब लोग थे, इन्होंने मजहब और धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह कर दिया। उन्होंने मजहब के धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इन्होंने गुमराह करने का काम किया था। इन्होंने जो बड़े बड़े झूठ बोलने थे वो सारे झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर लिया। उसमें लोग इनसे भटक गए, लोग भटकने वाले नहीं हैं। आज नौजवान यहाँ पे बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिलता है, वो परेशान हुए घूम रहे हैं। आज यहाँ आप देखिए, विकास के नाम पे काम नहीं है, किसान परेशान है। देखिए, ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, जनता पागल नहीं है। किसान आंदोलन चल रहा था जब 700 किसान चले गए, वो भी तो किसी के भाई थे, बेटा थे, वो चले गए, मर गए, वो इन्होंने सुध नहीं ली। उस टाइम पे यहाँ के इनके बड़े नेता कहते थे कि ये किसान नहीं है, आतंकवादी हैं, जीवी नहीं परजीवी हैं। पर अब इलेक्शन नज़दीक आ गया तो अभी माफ़ी मांग रहे हैं, उनको वापस ले। जनता सब कुछ समझ रही है, जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि आप क्या करना चाहते हो। और देखिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि अब हम यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा देंगे, हम यहाँ पे ये मेडिकल फैसिलिटी लेंगे। अरे 5 साल से आप क्या कर रहे थे? उस पे तो हमारा एक सवाल है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप तो बड़ी बड़ी सभाएं इस जिला में हो रही है, गौतम बुद्ध नगर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आए दिन मुख्यमंत्री योगी जी का हमेशा दौरा होता है, रुकना भी इसी जिले में, खुद गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कई बार तो उनका रुकना होता है मुख्यमंत्री जी का। उनका दावा यह है कि यहाँ पर ऐतिहासिक काम हुआ है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, सच्चाई मानिए आप। यहाँ पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये काम नहीं बता सकते। अब ये कहते हैं कि हम यहाँ पे वो उद्घाटन करा देंगे, चुनाव भी ये प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। भाई 5 साल आपके पास थी, आप कर सकते थे जिस चीज़ की स्थापना करिए। 5 साल बहुत बड़ी बात होती है। 5 साल का समय जनता ने आपको दिया। यहाँ से देखो, मैं विधानसभा की बात करता हूँ अपनी की, जेवर विधानसभा की, विशेष रूप से यहाँ काम दिया, आपको टाइम दिया 5 साल का। 5 साल में आपने क्या किया? अब चुनाव नज़दीक आ गए, आप कह रहे थे हमने जेवर को सजा दिया, सवार दिया। क्या सजा दिया आपने? एयरपोर्ट की, जो एयरपोर्ट को ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सच्चाई ये बहन कुमारी मायावती जी की एक योजना थी और इस योजना पर वो काम भी कर रही थी। दुर्भाग्यवश वो सरकार बदल गई हमारी, और सेंटर में जो दूसरी सरकारें थी तो उन्होंने इसको जो अप्रूवल नहीं दिया, वरना इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी बिल्कुल तैयार थी। उन्हें जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करना चाह रही थी। आज उसी को, जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमारी योजना थी हमारी सरकार की, हमारी नेता की, उसी को ये इम्प्लीमेंट करके वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। अरे नया क्या किया आपने? कुछ नहीं किया इन्होंने। नहीं, अब इनका कहना यह है, अब सरकार का कहना यह है कि जेवर एयरपोर्ट बनने से लाखों के संख्या में जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा। किसानों को जिनका जमीन लिया गया है उनके लिए उचित सुविधा जो है मुहैया कराया जाएगा। आप युवाओं और किसानों से संबंधित जो ये वादे हैं उसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये जो वादे करते हैं, केवल ये वादे ही करते हैं रोजगार और किसानों से। देखिए, किसानों संबंधित मैं आपको बताता हूँ, आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, 6% 10% के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ एक्वायर हुई जमीन को काफ़ी टाइम हो गया, पर उसी को भी ये आंदोलन कर रहे हैं, उनकी किसी ने नहीं मानी। इन्होंने वादे किए कि हम किसानों की समस्याओं को दूर करें, वो समस्या बढ़ गई। 64% के लिए वो बहुत लोग जाए। देखिए, एक सिस्टम देखिए, इन्होंने कहा कि 64% के लिए अगर हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड जाके कोर्ट से उसका वो ऑर्डर ले आता है, तो वो कहते हैं कि वाइफ को भी जाना पड़ेगा, उसी को हम बेस नहीं मानेंगे, वहाँ से लाओ जब हाई कोर्ट अप्रूवल दे देगा। जब ये करना ही नहीं चाहते, ये गुमराही तो कर रहे हैं। इसी के लिए किसानों को इन्होंने कोई, यहाँ पे जो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आज तक इन्होंने नहीं सुनी। दूसरी बात, रोजगार की बात करते हैं। 5 साल में इन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं सोचा। आज ये कहते हैं कि जहाँ पे जो इंडस्ट्री जा रही है हम 40% का वो करा देंगे, वो करा देंगे। अरे कहते हैं कि 4.5 साल 5 साल आपने करा क्या भाई? आपको 4 साल 8 महीना होने जा रहे हैं और आपने कुछ किया ही नहीं है वहाँ पे। 4 साल बहुत होते हैं। अब ये कहते हैं हम रोजगार दिला देंगे अगली योजना। अब की योजना में आपने किया क्या है? बच्चे यहाँ पे जो शिक्षित लोग हैं, मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, जो शिक्षित लोग हैं यहाँ के, जो भी जनप्रतिनिधि रहे, चाहे पिछले रहे हों, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे मौजूदा सरकार इसकी है भारतीय जनता पार्टी, इन जनप्रतिनिधियों ने केवल युवाओं को गुमराह किया, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करी और विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर कोई काम नहीं किया इन्होंने। आज जो युवक है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित
युवक है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि इन्होंने केवल रोजगार के नाम पर गुमराह किया। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को भी। दिखा देते हैं कि हम ये कर देंगे अरे तुमने जब 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो इन 5 सालों में क्या करोगे। इन्होंने केवल अपना निजी विकास किया। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ कुछ काम। नरेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप जेवर विधानसभा में लगातार दौरा कर रहे हैं, आप गाँव में जा रहे हैं, आपके अनुसार जेवर विधानसभा की क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से, मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए जनता आप पर भरोसा क्यों करे कि आप उन चुनौतियों को दूर करेंगे? देखिए, मैंने शिक्षा भी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की और मैंने जो बेरोजगारी का जो दर्द होता है वो मैंने झेला है। एक किसान, एक मजदूर अपने बेटे को पूरी मेहनत करके, कमा के पैसा, मजदूरी करके अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण कराता है, और शिक्षित जब होने के बाद जब वो यहाँ पहुँचता है और जब उसे एक जवाब मिलता है कि हम आपको रोजगार नहीं देंगे, आप बाहर के, आप लोकल के हो, मतलब क्षेत्रीय युवाओं बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी रोजगार नहीं देंगे, बहुत बड़ी चुनौती है। तो मुझे दर्द होता है और मैं पहले दिन से ही कहता आया हूँ कि मैं इस बेरोजगारी को, हर जो शिक्षित युवक है जिसके अंदर योग्यता है, निश्चित रूप से उसको रोजगार दिलाऊंगा। जो कैसे दिलाएंगे, क्या योजना? इसके लिए मैं शासन से बात करूंगा, प्रशासन से बात करूंगा, इंडस्ट्रीज वालों से वो बात करें, इनके लिए जो कोटा फिक्स कर दें। आज तक लोगों ने कहा बहुत है पर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मैं उसे इम्प्लीमेंट कराऊंगा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ, मेरी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब है उस योग्यता के हिसाब से उन बच्चों का सिलेक्शन हो, मैं उसके लिए काम करूँगा, उनको रोजगार दिलाऊँगा। उसमें भी अथॉरिटी में अगर बच्चों में योग्यता है, बहुत सारे काम हैं जो करते हैं बच्चे, वहाँ पर करना चाहते हैं, युवक हैं, तो मैं उनको रोजगार दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करूंगा और घर घर से बच्चों को लेकर, शिक्षित बच्चों को चिन्हित करूंगा, उन्हें रोजगार दिलाऊंगा। रोजगार जो है आपका बड़ा विषय है। हाँ जी, बड़ा विषय है। दूसरी समस्या क्या है यहाँ पे, ये लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आ गया, वो डिपार्टमेंट वो काम नहीं कर रहा। सच्चाई मैं आपको बताऊँ, जो किसान है, जो ठिठुरती ठंड में वहाँ पर खेतों में पलेवा वो लोग करते हैं, वो लोग जब रात में बिजली भागती है, बिजली की तानाशाही होती है, वो उससे परेशान है। बिजली के जो उल्टे सीधे बिल आते हैं, जो बिजली अथॉरिटीज़ है, इनकी जो तानाशाही है, मनमाने ढंग से बिल भेजते हैं, जो किसानों को परेशान हो जाता है। तो निश्चित रूप से मैं जो भी UPCL या NPCL हैं, जो गलत बिल भेजते हैं, आए दिन किसानों को उनके दफ्तर पहुंचना पड़ता है, लाइन लगी रहती है। तो मैं निश्चित रूप से अगर विधायक बनता हूं तो इन समस्या को प्राथमिकता से यहाँ से खत्म कराऊंगा, निपटारा करेंगे। बिल्कुल निपटारा करूंगा, जो जिसको इन्होंने अनदेखी की है। आज देखिए 5 साल हो गए हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, 5 साल होने को जा रहे हैं। आज सड़कों की अव्यवस्था देखिए, बहुत बदहाल स्थिति। आप चाहिए रीलखा से जो सड़क जा रही है, पीछे जो दनकौर से और एक डेरिन गांव के पीछे से निकलती है, वो कई गांवों को जोड़ती है, उसकी स्थिति देखिए। बारिश होते ही पानी भर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। दनकौर से जो बिलासपुर से सड़क जाती है बागपुर के लिए, बरसात के लिए, वहाँ आप चाहिए देखिए, बरसात की आज भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर कोई 2 व्हीलर पे भी जाता तो लड़खड़ाते हुए जाता। ये स्थिति इन्होंने कर रखी है। सड़क पे जो रोड बनती है उसके लिए आप 5 साल जनप्रतिनिधि यहाँ से रहे, जनता ने आपको चुना, वो भी आपने ठीक नहीं कराई, क्या कराओगे? अथॉरिटी काम करती है, यहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जो कहते हैं कि भाई हम ये काम कर दें, वहाँ लगाते हैं। अरे विधायक निधि से आप सड़कों तो ठीक कराते, अधिकारियों को बोलते अथॉरिटी वालों को, वो ठीक कराते हैं। 5 साल कुछ नहीं करा। और बेरोजगारी को दूर करना जो है आपका मुख्य उद्देश्य होगा, साथ ही किसानों की जो समस्याएं हैं इनको दूर करना आपका मुख्य जो है प्राथमिकता होगा आपका। नरेंद्र जी, आपने गृहिणी से बातचीत करने के लिए बहुत समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हो आप, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है आपकी। सच्चाई आप दिखाएं, सच्चाई लोगों को बताएं, अवगत कराएं, ये मैं चाहता हूं। इसी तरीके से आप जुड़े रहें गृहिणियों की चुनावी यात्रा में, गृहिणियों के चुनावी यात्रा में लगातार जुड़े रहें गृहिणी के साथ। इसके लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।